हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई एम होपिंग कि आप सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो, पढ़ाई कर रहे हो और जितने भी क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं आप वो सभी क्वेश्चंस हमारे साथ में सॉल्व कर रहे हो। तो एज यू गाइज नो कि फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री and structure of atom. तो go and watch those sessions. आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े प्यारे, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, फजान्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। So without any delay, let's get started with question number 1. So here we go. Which of the following molecules does not obey octet rule? तो भाई octet rule के अकॉर्डिंग outermost valence shell में हर एटम क्या चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ताकि इस रूल का बेसिस क्या बताया गया था, ताकि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए, राइट, इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल। करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो हमको जैसे कि गिवन है CO2, लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। ओके, सो अगर हम बात करें CO2 की, ठीक है, इट हैज़ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। करेक्ट है। अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, करेक्ट। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं मैम? 6, राइट, 2,6, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यार, सही है। तो यू विल सी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैन यू सी 1 2 3 4, राइट। तो ऐसा करने से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, राइट। दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा भाई CO2 क्या बन गया? दिस बिकम्स कि यार इन वाले दोनों आइटम्स की क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। और ऑक्सीजन के पास ये एक्स्ट्रा 2 बच गए लोन पेयर, राइट, ये बच गए 2 लोन पेयर। करेक्ट है। दिस इज CO2। तो इस केस में ऑक्टेट रूल आप बोलोगे कि फॉलो हो रहा है, राइट। इन ऑप्शन नंबर ए आप बोलोगे कि ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, दैट इज BCl3, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2,3, राइट। तो यार ये देखो, ये रहा बोरॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फिर क्लोरीन आएगा, BCl3 है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैम? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो नाउ कैन यू सी कि यार ये जो है वो बॉन्ड बना लेंगे आपस में। बट इस केस में अगर आप देखो तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 और ये 6, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन के पास। तो आप बोलोगे कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर आप बात करो बच्चे PCl5 की, इफ वी टॉक अबाउट PCl5, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आप देखोगे कि वही सेम क्लोरीन वाला सीन, 5 Cl आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, राइट। दैट इज हाउ PCl5 विल बी फॉर्म्ड, राइट। आप ऐसे इसको दिखा सकते हो लाइक दिस, Cl 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 Cl।
तो ये देखो ये वाली जो दो बॉन्ड है ये तो शेयर हो गए, करेक्ट है। और यहाँ पे क्लोरीन के पास, हर क्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। आई थिंक इट्स क्लियर, ये अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ से इस एक्स्ट्रा वाले को हटा देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया PCl5। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देखोगे कि किसी का तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे कि BCl3 में बोरॉन का, और फॉस्फोरस का PCl5 में एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो आप यहां से बोल सकते हो कि जो B और C ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए ऑप्शन नंबर D हमारा जवाब है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोडियम क्लोराइड हैज़ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। NaCl जो है भाई आयनिक कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन से आयन्स होते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। सो व्हाई डज NaCl नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? इतना इजी क्वेश्चन, बता दो भाई। तो बेटा सॉलिड स्टेट में जो आयन्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, है ना। लेकिन अगर हम इन्हीं आयन्स को या तो एक्वस फॉर्म में ले आए, कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ले आए, यानी कि अगर आप इस नमक को पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो वो एक्वस फॉर्म हो गई, या फिर आप उसको मॉल्टन फॉर्म, पिघला दोगे, ठीक है, मॉल्टन फॉर्म में ले आओ, तो जो आयन्स है दे बिकम फ्री टू मूव। इन दोनों ही केसेस में क्या हो गया, आप बोल सकते हो आयन्स आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। बच्चे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है या फिर हमें फ्री आयन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में ये काम कौन करता है, आयन्स करते हैं, ठीक है। मेटल्स के केस में काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। तो देख लो भाई ऑप्शन और बता दो आंसर। सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। The ions of NaCl become mobile, that is they can move only in molten state and are not free to move in solid state. तो यही है भाई हमारा सही जवाब, यही बात exactly अभी आपको समझाई गई। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर B है हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What is the formal charge on carbon atom in the following two structures? Okay, let me tell you a secret. कभी भी फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। आई विल शो यू हाउ। एंड सेकेंडली, फॉर्मल चार्ज कोई असली प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। किसी भी असली प्रकार का चार्ज फॉर्मल चार्ज नहीं होता है, ओके। तो देखो फॉर्मल चार्ज बिना किसी फॉर्मूले के कैसे निकालने। सबसे पहले आपको जैसे कि इस सिचुएशन में कार्बन के बारे में बताना है, राइट। कार्बन का हमको फॉर्मल चार्ज बताना है, राइट। तो आप क्या करो, अपने उस एटम को देखो जिसका फॉर्मल चार्ज बताना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। किसको काउंट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो उसके पास होते हैं। जैसे कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके पास यहाँ पे कार्बन के पास जो कार्बन की तरफ बॉन्ड है वहां पे अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो आप बोलोगे कि उसका फॉर्मल चार्ज होगा 0, ठीक है। इन दैट केस फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0। इफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस जितने हैं, ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -n। इन दैट केस फॉर्मल चार्ज विल बी इक्वल टू -n, ठीक है। एंड क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको -n कर दिया।
और अगर जो आपके गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -n है, अगर यहाँ पे सपोज कार्बन के पास निकल के आते हैं कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, +1 है, ठीक है। सो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हो जाएगा भाई +n, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये रहा कार्बन, इसके पास इसके तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके पास एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं और यहाँ पे हम एक्चुअल में देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 के लिए बात करते हैं। इस कार्बन की बात करो, कार्बन की तरफ जो बॉन्ड आ रहे हैं 1 2 3 4, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होने चाहिए थे और एक्चुअल में भी 4 ही हैं। तो आप क्या बोलोगे कि इन दिस केस फॉर्मल चार्ज भाई कितना निकल के आएगा, पहले केस में 0 और दूसरे केस में भी 0। तो चेक करो 0 0 लिखा है क्या कहीं, 0,2 0,0। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। हमेशा आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक, इनमें से सबसे ज्यादा सबसे कम आयनिक कौन है, राइट। तो बेसिकली जिसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग फजान्स रूल हियर। हम यहाँ पे यूज करेंगे फजान्स रूल। अब फजान्स रूल क्या कहता है, केटायन जितना छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, एंड एज अ रिजल्ट पोलराइजेशन अगर ज़्यादा है तो हमारे कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर, या राइट, it is directly proportional to covalent character. Is it all right? I think so. Yes, cool है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से सबसे छोटा कैटायन कौन सा है। तो बच्चे अगर आप ऑप्शन को देखो तो एनायन तो सेम है, राइट। एनायन इज क्लोरीन, राइट। हमारे पास कौन सा एनायन है, एनायन है क्लोरीन, ठीक है। तो हमें किसके बेसिस पे जज करना है, हमें केटायन के बेसिस पे जज करना है। तो अगर आप पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, राइट, इफ वी लुक एट के, Ba and calcium, right, they are S block elements, right, they belong from which block, they belong from S block, right। एक लौता जो सिल्वर है Ag है, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, Ag इज अ D ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि Ag इज गोइंग टू बी स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉलेस्ट इन साइज, तो ये बेटर पोलराइज कर पाएगा, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी स्मॉलेस्ट इन साइज विच मीन्स बेटर पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया प्रेजेंट होगा, इसके पास होगा, राइट। सो स्मॉलेस्ट इन साइज मीन्स more polarization, and more polarization means ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब कम आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है। क्लियर है, जल्दी से आप इसको देखिए। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इन द फॉलोइंग विच सब्सटेंस विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम, CSF, NH3
या CHCl3। अच्छा बच्चे, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हमारे जूनियर क्लासेस में भी, राइट, कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमें क्या बात पता है? आयनिक कंपाउंड्स को ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? हाई होता है। व्हाई? बिकॉज जो बॉन्डिंग होती है, जो आयनिक बॉन्डिंग होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप मेल्ट कर रहे हो या बॉईल कर रहे हो, इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो? बॉन्ड्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो क्योंकि उनको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भाई। सो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स have high melting and boiling point, have high melting point and boiling point। तो क्या हम ये जज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है आयनिक कंपाउंड है? बेटा जहां पे भी आपको मेटल प्लस नॉन मेटल बॉन्ड दिख जाए, दैट इज अ आयनिक कंपाउंड, राइट। मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में जहां पे भी आपको क्या दिख जाए? बॉन्ड दिख जाए, दैट इज अ आयनिक कंपाउंड। तो इसमें कौन है? हीलियम नहीं, CSF, राइट। जो सीजियम है वो मेटल है और जो फ्लोरीन है वो नॉन मेटल है, करेक्ट। तो इनके बीच में बहुत अच्छी आयनिक बॉन्डिंग होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। सो हियर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। जल्दी से इसको देखो, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस हमें क्या बताना है? विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इजीली फॉर्म केटायन, ओके, यानी कि कौन सबसे जल्दी, अगर वो ए है कोई एलिमेंट, तो ये ए से ए पॉजिटिव बन जाए, राइट, दैट्स अ केटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? केटायन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये ए पॉजिटिव बन रहा है, इट मीन्स कि यार वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बहुत आतुर है अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लोग ये तो लेने के लिए बहुत आतुर हैं। क्यों भाई? इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए बहुत आतुर है कि ताकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और ये स्टेबल हो जाए। तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या बात है बच्चे, दीज आर एल्कली मेटल्स, राइट। दीज आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर द एल्कली मेटल्स। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। दे कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही है हमारा आंसर। आपने देखा होगा Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से कि आओ ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग CO, CO3 2 नेगेटिव एंड CO2, ओके। CO3 2 नेगेटिव के तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे CO के बारे में, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उससे भी पहले अच्छा एक बात करते हैं, हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? अगर दो के बीच में A और B दो एटम्स हैं, उनके बीच में कुछ बॉन्ड है, ठीक है, दैट्स अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन, ठीक है।
लाइक दैट। और फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, ठीक है। आई हैव ट्राइड कि आपको वैसे भी वो डिफरेंस नजर आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि बच्चे CO के स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड आता है ना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO? लाइक दिस, करेक्ट है। चाहो तो भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लो, यही बनेगा, है ना। तो फॉर श्योर ये तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होने वाली है। तो देखो ये सबसे पीछे कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर A में आ रहा है और ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, यानी कि B और D तो वैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहले ही हमें पता चल गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी यार हमें स्ट्रक्चर पता है, उसमें क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड आता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो एंड CO3 2 नेगेटिव में अगर आप देखो तो क्या चल रहा होता है बच्चे, CO3 2 नेगेटिव में जितना हमें याद है, जितना हमने देखा है कि इसके पास एक डबल बॉन्ड होता है प्लस 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं, लाइक दैट, है ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से, सही है। तो जहां पे 2 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है वहां पे ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ निकल के आने वाली है सबसे ज्यादा निकल के आने वाली है, राइट। फिर CO2 इसके पास बेचारे के पास सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है और CO के पास एक ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बचे, CO3 2 नेगेटिव सबसे ज्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ आने वाली है। CO3 2 नेगेटिव, CO2 एंड CO, क्या बात है, ऑप्शन नंबर A मिल जाता है हमें सही जवाब, ठीक है भाई, क्लियर है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है और कुछ अभी हमने यूज नहीं किया बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ को रिलेट करने के लिए, ठीक है। इज इट ऑल राइट, कूल है। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये हमको गिवन है, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन द फॉलोइंग विल बी, बच्चे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। दैट्स अ कंडीशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फॉर एन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, और उनकी यही कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो चलो फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें पता होना चाहिए क्या हमें करना है। फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वी नीड व्हाट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वी वांट व्हाट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा EN लिख लेते हैं इसको, है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्लियर है। बस अब ऑप्शंस उठाओ और हर किसी की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लो। पहला है F and O, ठीक है। द फर्स्ट वन इज F and O. फॉर F वी हैव 4 and for O it's 3.5. So 4 minus 3.5. 4 minus 3.5. It becomes how much? 0.5. 0.5. आगे निकाल लेते हैं O and Cl. O and Cl, 3.5 minus 3.2. 3.5 minus 3.2. So basically it becomes 0.3. Next की बात करते हैं NH. N is in third, that is 3, minus H is in last, 2.1. This is 3 minus 2.1, which is 0.9, right? चलो अभी तक तो NH सबसे आगे चल रहा है, OH को और चेक कर लेते हैं। O सेकेंड नंबर पे है, O is 3.5, 3.5 माइनस 2.1, क्या बात है यार, ये डिफरेंस सबसे ज्यादा निकल के आने वाला है, राइट। इट्स गोइंग टू बी 1.4। तो यानी कि इन सब में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे बॉन्ड निकल के आएगा वो किसका होगा, OH बॉन्ड होगा वो। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। सो वी हैव फाउंड दैट
ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे हमारा सही जवाब है। क्लियर है? इसको देख लिया। कोई परेशानी होती है तो भाई कमेंट्स में बता दिया करो, ठीक है? चाहे जिंदगी से रिलेटेड, चाहे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है? चल, द गिवन स्ट्रक्चर्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। हमने देखो पिछली बार भी बात की थी ना कि इसके पास 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड होता है। करेक्ट है? पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी। तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं यार? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इतना तो हमें पता ही है। These are what? These are resonating structures. इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैनोनिकल फॉर्म्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, हाइब्रिड, आइसोमेरिक, कैनोनिकल या डाइपोल स्ट्रक्चर्स। बता दो भाई, अभी बताया कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है? इसको हम रेजोनेटिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव। ओके, तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हो तो उनके पास क्या नहीं होता? नियरली द सेम एनर्जी कॉन्टेंट, दे हैव द सेम एनर्जी कॉन्टेंट। Another thing to know about resonance is a totally hypothetical concept. Resonating structures, they don't exist really. Okay, so you must know that the concept of resonance is hypothetical. रेजोनेंस का जो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इज टोटली हाइपोथेटिकल, ये एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है बच्चा लोग, इज टोटली हाइपोथेटिकल, बनाया गया है हमने ताकि हम चीज़ों को समझ पाए। ठीक है भाई, दिस इज टोटली हाइपोथेटिकल। क्लियर है भाई? हाँ जी। सो दे हैव द सेम एनर्जी कंटेंट, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नो, दे डू नॉट हैव आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स वही हैं, बट देर इज आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग आप देखो हर किसी में, ये देखो डिफरेंट थी। यहाँ पे देखो इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, वहाँ पे उस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। सो बॉन्डिंग इज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, सो आप बोलोगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग। सही है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इट जस्ट डजंट हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग, बाकी सब कुछ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following molecules does not show any resonating structures? अच्छा, रेजोनेंस को दिखाने के लिए बच्चे कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो उस मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? उस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होना चाहिए और उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बेसिकली डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रेजोनेंस इज जस्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाउ डू वी इवन डिफाइन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? क्या होता है उसमें? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? वी कॉल इट एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद होना बहुत जरूरी है, राइट? पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। उसके बिना किसी मॉलिक्यूल में, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बिना किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो अरे वाह, पहला ही ऑप्शन बेटा लोग अगर आप देखो दैट इज NH3। ठीक है, NH3, NH3, राइट? NH3 की अगर बात की जाए, चलो उसका स्ट्रक्चर चेंज ही करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो NH3, क्या NH3 में कोई डबल बॉन्ड होता है? नहीं होता।
NH3 डजंट हैव एनी डबल बॉन्ड, तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो यानी कि NH3 आपको शो नहीं कर सकता क्या चीज, रेजोनेंस। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। O3 SO3 CO3 2 नेगेटिव, आप देखोगे इन सब के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट, दे हैव डबल बॉन्ड, तो ये तो सबसे पहली चीज है चेक करने के लिए। ठीक है भाई, इन सब के पास डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। The canonical or resonating structures of a molecules required to describe the structure of a molecule follow which of the following rules। अभी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले किया था। The relative position of all atoms can differ। आगे देखते हैं। The same number of unpaired and paired electrons, ये बात हमने देखी थी, राइट, कि बच्चे जो बॉन्डिंग है, ये देखो हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि जो आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, राइट, बट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो सेम ही होते हैं हर स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी नीड टू नो कि आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो सेम होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूल इज, हमें क्या क्या गिवन है, BF3 NF3 एंड NH3। ठीक है, हमें 3 मॉलिक्यूल्स गिवन हैं और हमें इनके डायपोल मोमेंट पे बच्चे लोग कमेंट करना है। ओके, तो क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार। तो अगर हम इन सबके शेप के बारे में बात करते हैं तो वी हैव BF3 NF3 एंड NH3। अब इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ना डायपोल मोमेंट से रिलेटेड और इन्हीं तीनों मॉलिक्यूल से रिलेटेड काफ़ी बार आते हैं, तो देख लेते हैं। NH3 की अगर आप बात करो, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर में यूज हो जाएंगे और एक बचेगा लोन पेयर, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक लोन पेयर, करेक्ट। तो ये रहा वो लोन पेयर। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री आने वाली है। अगर आपको यार इन सब में कंफ्यूजन होता है ना, तो हम इससे नेक्स्ट सेशन में VSEPR एंड हाइब्रिडाइजेशन करेंगे एंड यू गाइज विल बी सॉर्टेड। ठीक है, अभी के लिए NH3 की ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है एंड आपको पता है कि यार नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन था और एक ये वाला। ठीक है, तो यार ये बॉन्ड बन गया, सही। जब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, है ना, तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हम डायपोल मोमेंट को देखते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, राइट। तो इसकी डायपोल मोमेंट कैसी होगी यार? हम इसको ऐसे दिखाते हैं, राइट, टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ठीक है, सिमिलरली टुवर्ड्स नाइट्रोजन और लोन पेयर की हमेशा ऊपर की तरफ होगी, राइट। तो ये हो गई नाइट्रोजन की NH3 की डायपोल मोमेंट। तो आप देखोगे ये सारे जो वेक्टर है, जब आप इसको वेक्टर सम देखोगे तो ये सब कुछ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं NF3 के बारे में। ठीक है, अब NF3 के साथ भी यार जो स्ट्रक्चर है वो यही रहने वाला है, राइट, कि यार ये रहा नाइट्रोजन और ये रहे हमारे फ्लोरीन। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल ये बन गया और ये है यहाँ पे लोन पेयर, सही है। लेकिन जब आप अब की बार कोशिश करेंगे डायपोल मोमेंट दिखाने की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो देखो डायरेक्शन बदल जाएगी। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन, राइट। तो देखते हैं भाई, ये
like that, like this, like this, है ना। और स्टिल जो हमारा लोन पेयर है उसकी डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि NH3 की डाइपोल मोमेंट जो है वो NF3 से ज्यादा है इस कारण, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं BF3 के बारे में, हमारा अगला मॉलिक्यूल BF3। BF3 में क्या होगा, ये रहा बोरॉन। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, है ना, और वो 3 के साथ ही बॉन्डेड है। तो लाइक दिस विल बी द स्ट्रक्चर, सही है, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अगेन जब आप इसकी क्या देखोगे, डाइपोल मोमेंट देखोगे, तो अभी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, फ्लोरीन है। तो तीनों वेक्टर्स 120 डिग्रीज पे अरेंज रहेंगे, राइट, 120 डिग्रीज पे। तो इसका रिजल्टेंट तो यार कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, करेक्ट है। तो अगर अब आप ऑर्डर देखने की कोशिश करो तो BF3 का तो सबसे कम होना चाहिए, राइट। BF3 की डाइपोल मोमेंट सबसे कम होनी चाहिए और NH3 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो सब एक ही डायरेक्शन में सम अप कर रहे। तो देखो NH3 की सबसे ज्यादा, फिर NF3 और फिर BF3, क्योंकि ये भी कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेगा एक दूसरे को, क्योंकि सब सेम एंगल्स पे नहीं है, बट यहाँ पे ये तीनों 120 डिग्रीज पे अलाइंड हैं तीनों वेक्टर्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा हमारा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। Which of the following molecules is non-polar in nature? Non-polar मतलब कि डाइपोल मोमेंट 0 होनी चाहिए। What is meant by non-polar अगर हमसे पूछा गया है तो आप देखो कि किसके केस में जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी आनी चाहिए भाई, 0 आनी चाहिए, ठीक है। NO2, POCl3, CH2, SbCl5। अच्छा अगर आप SbCl5 की बात करो, एंटीमनी किस फैमिली में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में आता है, राइट, Sb, ठीक है। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पांचों के पांचों देखो क्लोरीन ने आके घेर ली, ठीक है। तो यार ये कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी ना। तो देखो ये तीनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इवेंचुअली जो आपकी डाइपोल मोमेंट निकल के आती है वो निकल के आती है 0, ठीक है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज SbCl5। आप NO2 बना के देखो, NO2 में पोलैरिटी होगी, है ना। सिमिलरली POCl3 में भी होगी और CH2O में तो होगी ही, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Which of the following molecules has a non-polar covalent bond? Okay, इनमें से किसके पास non-polar covalent bond है, HCl, NaCl तो पहली बात आयनिक है, Cl2। अब देखो बच्चे अगर जब हम कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, एक हो सकता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, लाइक HCl, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा खिंच रहा है ना, दैट इज पोलैरिटी। इसीलिए क्योंकि क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो क्लोरीन के ऊपर इसीलिए हम कहते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जब सेम एटम ऐसे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्डिंग करके बैठे होते हैं, इन दैट केस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है, लाइक इन Cl2, ओके। shared pair of electron, let's write it down, that shared pair of electron is
is being shared in the middle of the two atoms. Is being shared in the middle, in exactly the middle of two atoms. Okay, in which case when we talk about non-polar covalent bond as in Cl2, ठीक है भाई, जब हम Cl2 के बारे में बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच में बैठे होंगे. सही है, आगे बात करते हैं. Which of the following has been arranged in the order of decreasing dipole moment? Okay, तो यार देखो CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I. CH3 हर जगह कॉमन है, राइट? CH3 इज कॉमन. चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है हैलोजन. तो हमें किसके बेसिस पे आंसर निकालना पड़ेगा? हैलोजन के बेसिस पे. तो आप बोलोगे कि मैम CH3 और F के बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आना चाहिए. किसके किसके बीच में? CH3 और F के बीच में. देयर मस्ट बी, वी थिंक दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, बट जो फ्लोरीन होता है ना, इट हैज़ अ वेरी स्मॉलर साइज. इट हैज़ अ वेरी स्मॉलर साइज. तो इसीलिए जो ज्यादा डायपोल मूवमेंट बनती है वो किस में बनती है? CH3Cl में बनती है. CH3Cl. ओके, तो CH3Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ज्यादा, तो यानी कि पोलैरिटी होगी ज्यादा. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? सबसे पहले आना चाहिए CH3Cl. आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आएगा CH3Cl, फिर आना चाहिए CH3F. ठीक है भाई, फिर आना चाहिए CH3F, फिर वही ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, देन CH3Br एंड देन CH3I. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यार? देखो जल्दी से. हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो मैच कर रहा है. ठीक है, क्लियर है? हमें ऐसा लग रहा था कि CH3F होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. ठीक है, CH3Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है. कूल, तो इसीलिए वो ज़्यादा पोलर भी है. ठीक है भाई, डिक्रीजिंग डायपोल मूवमेंट मतलब बड़े से छोटा लगाना है. ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी? डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. The unequal sharing of bonded pair of electrons between two atoms in a molecule gives rise to ionic bond. नहीं, ionic bond में तो बच्चे वैसे भी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. बेटा जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी Cl2 के बारे में, राइट? तो जब दो क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो बिल्कुल ऐसे मिडिल में बैठा है, वो किसी एक की तरफ ज्यादा नहीं है. तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट तो है क्योंकि शेयरिंग हो रही है, राइट? देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर श्योर कोवैलेंट बॉन्ड तो है. वी आर टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड. और कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा भाई? पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर बनेगा यार, नॉन पोलर. ठीक है भाई, it's going to be a non-polar covalent bond. Option number, which is the right option? Option number C is the right choice. Correct है. Next question की बात करते हैं भाई. Question number 18. Arrange the following in increasing order of covalent character. यानी कि अगेन हम किस रूल के बारे में बात करेंगे?
फजान्स रूल के बारे में यार हमें बात करनी है, राइट? वी नीड टू टॉक अबाउट फजान्स रूल, करेक्ट? हमें क्या क्या गिवन है? NaCl, MgCl2 एंड AlCl3. वी हैव बीन गिवन NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, करेक्ट है? तो यार एनायन जो है वो सेम है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट दैट एनायन इज सेम, हर जगह क्लोरीन की ही बात हो रही है, तो आई कैन से दैट एनायन इज सेम, राइट? तो बेसिकली मुझे केटायन के बेसिस पे जज करना है ना? तो केटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, राइट? एक तो केटायन छोटा होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया, राइट? ज़्यादा अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर कब आएगा? नंबर 1, इफ केटायन इज स्मॉल, राइट? इफ केटायन इज स्मॉलर, इससे क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा, सही है? एंड नंबर 2, यार मैं क्या बोल सकती हूँ कि ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए केटायन पे, एनायन पे भी, राइट? ऑफ कोर्स, प्रीटी ऑब्वियस, केटायन छोटा होगा अगर उस पर ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा, राइट? Cation is smaller and I can say higher the charge is present on cation or anion. Higher the charge present on, higher the charge present, either positive or negative, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा चार्ज है? Na पॉजिटिव है यहाँ पे, दिस इज Na पॉजिटिव, this is Mg2 positive and this is AlCl3 positive, right? This is AlCl3 positive, correct है? तो इस जो Al3 positive, my bad, this is Al3 positive, सही है? तो जो Al3 positive है वो ज़्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा, ठीक है भाई? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि AlCl3 में ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा. हमें किस ऑर्डर में लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर बच्चे किस में होगा? NaCl में होगा, है ना? उसके बाद कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा? MgCl2 में होगा, राइट? MgCl2. और सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा भाई? AlCl3 में होगा. सो दिस इज आवर ऑर्डर, ठीक है? दिस इज द ऑर्डर फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर. दिस इज द ऑर्डर फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है? इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो मेक श्योर कि हमें ये आता हो. आगे बढ़ते हैं. अरेंज among LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4. The covalent bond character follows the order. अच्छा चलो, हमारे पास क्या क्या है? We have LiCl, then we have BeCl2 and we have BCl3. इसके बाद अगेन आप एक चीज देख पा रहे हो कि एनायन जो है वो सेम है. कौन है भाई एनायन? क्लोरीन, राइट? हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दैट एनायन इज सेम. एनायन इज सेम. ये बात तो भाई हमें पता चल रही है, सही है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द साइज, केटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, राइट? So here I have Li positive, beryllium 3 positive, correct? तो I can say ना कि इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है ना? In this direction the polarization is increasing, correct? Polarization. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, राइट? जो साइज है केटायन का वो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, राइट? साइज इज डिक्रीजिंग, राइट? हियर हम किसको जज कर रहे हैं? केटायन साइज. जो केटायन साइज है क्योंकि वो कम हो रहा है
तो इसके वजह से क्या हो रही है, पोलराइजेशन बढ़ रही है। पोलराइजेशन बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर, राइट। So from here we can say that polarization is directly proportional to covalent character. सही है, तो यही ऑर्डर है यार एज इट इज कि CCl4 सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है, फिर BCl3, फिर BeCl2 एंड इन दी एंड LiCl। देखो भाई कहाँ पे ये ऑर्डर वैलिड है, CCl4, BCl3, BeCl2, LiCl। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है, ठीक है। कैसे किया हमने, एनायन सेम है और हमें पता चल रहा है कि केटायन साइज छोटा हो रहा है, पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा फेवरेबल होगी, केटायन जितना छोटा होगा एनायन जितना बड़ा होगा, ठीक है भाई। तो क्योंकि यहाँ पे केटायन साइज घटता जा रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रही है, पोलराइजेशन बढ़ रही है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which of the following sets of molecules will have zero dipole moments? Okay, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो यार BF3 में तो सही बात है कि अगर तुम बात करोगे BF3 की तो ये होता है BF3 एंड वी कैन सी कि इसके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है ना। 3 वेक्टर्स हैं, तीनों 120 डिग्रीज पे लाइन, तो BF3 कैन बी द राइट ऑप्शन। CCl4 यार इसमें भी ज़ीरो ही डाइपोल मूवमेंट निकल के आने वाली है, राइट। दिस इज CCl4, राइट। अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने में अभी तकलीफ होती है, ये हम अगले सेशन में अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अगेन इसमें भी भाई जो डाइपोल मूवमेंट है इट इज़ ज़ीरो, इसको यहाँ अच्छे से लिख देते हैं ज़रा, दैट हियर डाइपोल मूवमेंट इज ज़ीरो। नेक्स्ट वी हैव 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। तो डाइक्लोरोबेंजीन भाई कैसे बनेगा, 1,4-डाइक्लोरो, क्या बात है। इसमें भी जो डाइपोल मूवमेंट है बच्चे वो कितनी निकल के आ जाती है, ज़ीरो। ज़रा अगर इसका लास्ट ऑप्शन भी ठीक निकल जाए तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, अरे बाप रे ये तो हो गई है गड़बड़। बेसिकली जब आप SO2 की बात करते हो तो ये होता है ना SO2, और यहाँ पे सल्फर के पास एक क्या होता है, लोन पेयर भी होता है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर आप ऑप्शन नंबर B में देखो तो जो हमें मिल रहा है दैट इज अमोनिया मिल रहा है यार, दो जगह अमोनिया लिखा हुआ है, राइट। तो ऑप्शन नंबर B और C भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अमोनिया में भी डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होती है। ये होता है ना अमोनिया NH3 और ये ऊपर लोन पेयर, तो इसमें भी जो डाइपोल मोमेंट है इट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो पहली बात तो देखो बचा ऑप्शन नंबर D ही, तो ऑप्शन नंबर D ही है सही जवाब। BF3 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, राइट। तो इसमें भी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो कितनी निकल के आती है, ज़ीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D हो गया सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। The table shown below gives the bond dissociation energies for the single covalent bonds of carbon atoms with elements, okay, Ca, Cb, Cd, ठीक है, कार्बन है, A, B, C, D के साथ उसके बॉन्ड्स गिवन है और उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है ना, कि एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 240, 328, 276 एंड 485। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो आप देखोगे वो C और D के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लग रही है ना। अगर बेटा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है ना, इट मीन्स दैट कि यार ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना, तभी उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इट मीन्स दैट ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और हमने अभी देखा था
कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है जिसमें बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इट इंप्लाइज दैट शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, है ना, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। और बेटा इन शॉर्ट अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, आप तभी तो बोलोगे ना कि एटम का साइज कम होगा, तभी तो बॉन्ड लेंथ कम निकल कर आई होगी। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ इन शॉर्ट विच मीन्स स्मॉलर एटम, स्मॉलर एटम, दैट्स व्हाट वी कैन से, ठीक है। सो विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटम्स? डी, ठीक है, क्योंकि अगर डी के एटम्स छोटे हैं तो जो वो बॉन्ड बनाएगा वो भी छोटा सा ही बॉन्ड बनेगा, और वो अगर बॉन्ड छोटा है तो मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो यानी कि उसको तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल, तो इसीलिए सी डी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ठीक है, डी ऑप्शन जो कि डी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द मोस्ट पोलर कैरेक्टर? अच्छा, पोलैरिटी किस चीज पे डिपेंड करती है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, राइट, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। कार्बन 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 सेम है, बचा क्या? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सल्फर, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल दीज वी कैन से दैट कार्बन इज कॉमन, राइट, कार्बन इज कॉमन, बट आउट ऑफ व्हाट? क्या क्या ऑप्शंस है भाई हमारे पास? आउट ऑफ ऑक्सीजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड सल्फर, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे क्या होगा भाई? अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब वो पोलर होगा, मोस्ट पोलर, ठीक है, क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तभी तो हम बोलेंगे कि फ्लोरीन के ऊपर यार पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ते हैं। Molten sodium chloride conducts electricity due to the presence of free electrons, right? Molten state में और aqueous state में जो ions हैं they are free to move. In which state? Number 1 molten, पिघले हुए state में या फिर aqueous state में क्या होता है? Ions are free to move, जो कि solid state में नहीं होते. Ions are free to move, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। Is that all right? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म्स अ बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर फ्लोरीन एटम्स विल बी, क्या होगा उसमें? अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन टू सिमिलर फ्लोरीन एटम्स, नहीं। अगर बेटा फ्लोरीन एटम है, ठीक है, जो ये फ्लोरीन एटम है, ठीक है, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से वाले हैं भाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ये वाले, ये इक्वल बीच में शेयर होंगे, राइट, इक्वली शेयर्ड, दीज आर गोइंग टू बी इक्वली शेयर्ड, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस, इक्वली शेयर्ड बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। देखो आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, लुईस स्ट्रक्चर, या फिर जिन कंपाउंड्स के एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। इन दैट केस ऑक्टेट रूल is not obeyed, okay, there octet rule is not obeyed. H2O 2 plus
8, 10. NO, if you look, O2 is 32. NO 7 plus 8, odd number of electrons. तो आप बोलोगे बेटा NO के लिए भी और NO2 के लिए भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड. ओके, आगे चलते हैं. Polarization is the distortion of the shape of an anion by the adjacent placed cation. बिल्कुल सही बात है. Which of the following statement is correct? सही statement हमें बतानी है. Maximum polarization is brought about by a cation of high charge. Okay. Minimum polarization is brought about the cation of low radius. A large cation is likely bring about a large degree of polarization. अगर साइज की बात की जाए तो बेटा cation हमें स्मॉल चाहिए. cation हमें कैसा चाहिए? स्मॉल चाहिए. cation स्मॉल चाहिए और एनायन लार्ज चाहिए, तभी सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हो सकती है. ठीक है, अ स्मॉल एनायन नहीं, a large cation नहीं. मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट बाय अ cation ऑफ हाई चार्ज. ठीक है, चाहे तो cation पे चाहे तो एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी. तो हम बोलेंगे यार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई पोलराइजिंग पावर? Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ce2 पॉजिटिव. अभी बताया बच्चे, जिस पे ज्यादा चार्ज होगा, हायर चार्ज वाला जो है वो बेटर पोलराइज कर पाएगा, जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा. ठीक है, सो क्लियरली Al3 पॉजिटिव, राइट, इसके पास +3 चार्ज है, तो इट्स गोइंग टू बी द राइट चॉइस. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. The correct order of polarizability is, बताओ भाई, सारे क्या है? हैलोजन है ना, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव. आपको अभी बताया था कि एनायन हमें कैसा चाहिए? लार्जर साइज का. एनायन प्रेफरेबल, फेवरेबल कौन सा है बेटा? लार्जर साइज. तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन तब हो पाएगी. तो इसमें से बेटा सबसे ज्यादा साइज कौन सा है? देखो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. डाउन द ग्रुप, चाहे आप एटॉमिक रेडियस की बात करो चाहे आप आयनिक रेडियस की बात करो, जो ऑर्डर है वो सेम ही रहते, राइट. डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है. तो सबसे बड़ा कौन होगा? आई नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, है ना. तो आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव. देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, अरे भाई इतनी देर से तो बात कर रहे हैं, स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन. पहला ही ऑप्शन ठीक है, क्या बात है. ठीक है भाई, स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन, तभी सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी, क्योंकि जितना छोटा केटायन होगा उसके पास मोर चार्ज पर यूनिट एरिया प्रेजेंट होगा. ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन. Amongst LiCl, RbCl, BeCl2 and MgCl2, the compounds with greatest and least ionic character respectively are. तो बच्चे, जो सबसे least ionic होगा वो मोस्ट कोवैलेंट होगा, हम ये बोल सकते हैं, राइट. मोस्ट कोवैलेंट, राइट. तो मोस्ट कोवैलेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या चीज बच्चे? जो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए, है ना. लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है बेटा? मोस्ट कोवैलेंट के लिए लिथियम, रूबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम. बेरिलियम, राइट. BeCl2 जो है वो सबसे ज्यादा वो सबसे कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, राइट. बेरिलियम 2
पॉजिटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये लीस्ट आयनिक होगा, राइट? इट्स गोइंग टू बी द लीस्ट आयनिक वन, लीस्ट आयनिक। और बच्चे सबसे ज्यादा आयनिक होने के लिए वी नीड केयर, जो हमारा बेसिकली मेटल है, क्योंकि केटायन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। और मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा है भाई? आरबी, राइट? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है भाई? आरबी है। सो इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट आयनिक, राइट? मोस्ट आयनिक सही है भाई, क्योंकि एनायन तो हमारा सेम ही है। सो इट्स गोइंग टू बी RbCl and BeCl2, RbCl and BeCl2, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन से ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। क्लियर है? मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, एंड टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।